प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में हम लोग जो है बात करने वाले हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स में 2022 का पेपर का सॉल्यूशन। तो डियर, आपको पता है कि 2021 का पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है ना। आपके कोर्सेज में अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने कोर्सेज में उसे चेकआउट किए होंगे और प्रॉपर तरीके से आप पढ़े होंगे, और जो नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो भी आप लोग उसे समझ चुके होंगे और प्रॉपर तरीके से अपने फॉर्मेट में, अपने राइटिंग में, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर अभी तक अपने कॉपी में नोट डाउन नहीं किए हैं तो फिर ये आपकी गलती है ना। क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा आने वाले समय में। कई बार क्या होता है कि वीडियोस आप एग्ज़ाम के टाइम में देखते हैं, उस समय चाहते हैं कि भाई सभी चीज़ें जो है हमें जो है बना बनाया मिल जाए, तो वो आपका ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो 2022 में जो MCQ क्वेश्चंस थे वो आपके नहीं पूछे गए थे। आपके क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था वो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था वन लाइनर, है ना। वन लाइनर क्वेश्चंस आपका पूछा गया था। ओके, तो इस वन लाइनर क्वेश्चंस में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था ट्रेडमार्क क्या होता है। ऐसे ट्रेडमार्क के बारे में आपका 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो क्वेश्चन देखो, जैसा कि आपको पता है कि बिहार के जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होती हैं, है ना, उसमें PYQ का क्वेश्चंस इतना आपका सफिशिएंट रहता है जिससे आप एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सेमेस्टर को पास कर सकते हैं, है ना। मतलब 24-25 नंबर के लिए या 30 नंबर तक आप आराम से ला सकते हैं अगर आप सिर्फ PYQ पढ़ लेते हैं तो, है ना। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क क्या होता है? देखो, ट्रेडमार्क एक तरीके का सिंबल्स हो सकता है या फिर एक नाम हो सकता है या कोई वर्ड हो सकता है जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो जो प्रोडक्ट है या वो जो सर्विसेज हैं वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि कंपटीशन करने में आसानी हो और एक दूसरे के बारे में समझा जा सके। जैसे मैं एग्जांपल्स अपने बारे में अगर बताऊं, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो यूट्यूब चैनल पे MRS स्टडी देखने को मिलेगा। वही अगर आप हमारे ऐप को देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंजीनियर प्लस बाय MRS स्टडी। तो यहाँ पे कुछ तो डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अगर आप किसी और के यूट्यूब चैनल देखोगे जैसे अन अकेडमी, गेट अकेडमी, है ना, अलग अलग आपके हैं। जैसे आप देख सकते हो PW, है ना। इसके अलावा इंजीनियर एकेडमी, IAS मास्टर, कई सारे हैं। तो सबका एक अपना नाम है, उस नाम से जाना जा रहा है कि ये जो सर्विसेज हैं, मान लो कि गेट का क्लासेस है, तो वो जब मैं हूँ या हमारे जैसे जितने भी टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। उस सर्विस प्रोवाइड करने का कोई हाई चार्ज लेता है, कोई कम चार्ज लेता है, डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलैरिटी और डिपेंडिंग ऑन यूजर्स कि उनके पास कितने लोग जा रहे हैं, है ना। क्योंकि हर किसी का अपने लेवल पे खुद का तो इन्वेस्टमेंट होता ही है। अब वो इन्वेस्टमेंट उनके पास तो रिटर्न होना चाहिए ना। कोई भी काम किस लिए कर रहा है, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए, तो वो बेनिफिट उसे मिलना चाहिए। जैसे अगर जनरल क्लासेस अगर देखोगे, जो कम्पटेटिव क्लासेस होता है उसके कोर्सेज ज़्यादा महंगा नहीं होते हैं, है ना। आप 200-300 में आराम से एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो या मैक्सिमम 1000। लेकिन वही अगर सेमेस्टर में जाओगे तो सेमेस्टर में यूजर्स कम होते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे चार्जेस आपको ज़्यादा देखने को मिले। खैर, अपने प्लेटफॉर्म पे उतना नहीं है, एक नॉमिनल प्राइस है, लेकिन फिर भी 500 है, जो कि 6 महीना के लिए कम नहीं होता है ना। लेकिन सारी चीज़ों को जोड़ कर, है ना, कितना हमें टैक्स देना है ना, कितना कम ऐप डेवलपर को हमें पर ईयर देना है ना, सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद एक प्राइस जो है सेटअप किया जाता है। क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज ऐप के लिए वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप
कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे पीडब्ल्यू हो या आपका खान सर का ऐप हो या फिर गेट एकेडमी का हो, अन एकेडमी का हो, हर किसी को ऐप डेवलपमेंट के लिए चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस, है ना, देना ही पड़ता है, वो कंपलसरी है। तो वो सारे काट छाट कर जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है जिस प्राइस में, तो हर किसी का लोगो, जैसे अगर आप अन एकेडमी का बात कर रहे होगे तो अन एकेडमी का जो है आप देखोगे एक वर्ड है आपका, लेट्स क्रैक इट, है ना, लेट्स क्रैक इट, है ना। मैं भी कई बार बोलता हूँ कि भाई जिस दिन आप सो रहे होगे उसमें कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। इस तरीके से कई सारे स्लोगन्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, किसी का सिंबल्स हो सकता है ना। BMW कार को आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हो? उसके कार के ऊपर लगे लोगो से ही तो आप पहचान लेते हो कि ये BMW कार है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो जो ट्रेडमार्क है ये हमें बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट, है ना, कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज का एक ब्रांड वैल्यू बना कर देता है। ट्रेडमार्क क्या करता है? ब्रांड वैल्यू बना कर देता है, या ब्रांड वैल्यू आप कह सकते हो कि होता है। इसके अलावा उसका प्रोटेक्शंस भी देता है, क्योंकि आपके जब ट्रेडमार्क लिए जाते हैं तो उसमें कई सारे रूल्स रेगुलेशन, कई सारे चीज़ें आपकी होती है, तो एक लीगल प्रोटेक्शंस भी होता है बिजनेस को। इसके अलावा एक्सक्लूसिव राइट और असेट वैल्यू जो है हमें प्रोवाइड करता है जो हमारा ट्रेडमार्क होता है वो। कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क जो कि इंक्लूड करता है, आपका वर्ड मार्क हो सकता है, लोगो मार्क हो सकता है, स्लोगन या टैगलाइन हो सकता है, इसके अलावा ट्रेड ड्रेस हो सकता है, साउंड मार्क हो सकता है, कलर मार्क हो सकता है, इसके अलावा आपका जो है सर्विस मार्क हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के आपके यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चंस यहाँ पे जो पूछा गया है वो है कि एक्सप्लेन प्रोफेशनल इथिक्स। प्रोफेशनल इथिक्स क्या है? एक मोरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को बताता है जो कि आपके बिहेवियर कैसा है उसे गाइड करने के लिए मदद करता है। और इंडिविजुअल्स और स्पेसिफिक प्रोफेशंस में या ऑक्यूपेशंस में आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, इस चीज़ का जो नियम होता है उसे ही जो है प्रोफेशनल इथिक्स कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, मैं एज ए टीचर आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आपके साथ प्रॉपर तरीके से एक जो प्रॉपर लैंग्वेज होना चाहिए उस लैंग्वेज में मैं आपके साथ बात करूँगा। लेकिन वही अगर घर पे हूँ तो दूसरे तरीके से बात करूँगा। तो ये आपको बताता है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं या ऑक्यूपेशंस में हैं उसमें आप इंडिविजुअली आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये को किसके आधार पे होता है? तो प्रोफेशनल एथिक्स में दिए गए कोड के हिसाब से आपको जो है होता है। जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं इसमें कई सारे कोड दिए जाते हैं। जैसे आपको बात किया जाए तो आपको इंटीग्रिटी होना चाहिए, यानी अपने काम को लेकर सत्यनिष्ठा के साथ आपको काम करना होगा, ऑनेस्टी के साथ काम करना होगा, और हमेशा सच्चाई का साथ आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आप जिस भी ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशन में है या किसी कंपनी में आप अगर काम कर रहे हैं तो उसमें कई सारे इंफॉर्मेशंस होंगे जो आप बाहर शेयर नहीं कर सकते हैं, यानी आपको उसके इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। इसके अलावा आपको जो है अपने नॉलेज को ऐसा बनाना होगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से कंपिटेंस कर सके, है ना। अपने नॉलेज को लोगों के साथ आपको शेयर करना होगा, इम्पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं करना होगा। इसके अलावा अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा और मोटिवेट करना होगा कि भाई आप किसी भी चीज़ में कन्फ्लिक्ट पैदा ना करो और एक सर्टेन और निश्चित डिसीजंस आप ले सको। इसके अलावा आपका खुद का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके अलावा आप अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करिए, अपने से छोटे लोगों को प्यार से बोलिए, समझाइए।
तो ये सारे आपका जो है प्रिंसिपल आपके सिद्धांतों को बताता है ना, जो कि इथिक्स ही आपको बताता है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं या जिस ऑक्यूपेशंस में हैं उसमें आपका क्या सिद्धांत होना चाहिए। और कई बार रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी आपको फॉलो करना होगा। कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करना होगा कि भाई देखो ये गलत काम कर रहा है, तुमको इसके साथ नहीं देना है, अपना खुद का काम करो, किसी के गलत काम में आप हाथ मत लगाओ, नहीं तो उससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, डिस्क्राइब व्हिस्टल ब्लोइंग, है ना। व्हिस्टल ब्लोइंग को जो है आपको डिस्क्राइब करना है। तो व्हिस्टल ब्लोइंग जो है एक तरीके का एक्शंस है जिसमें जो इलीगल इंफॉर्मेशंस होते हैं या अनइथिकल इंफॉर्मेशंस होते हैं, या कोई गलत काम कर रहा है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या किसी कंपनी के अंतर्गत, है ना, या कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, या सेफ्टी का वायलेशंस कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो गलत काम कर रहा है, तो उसका रिपोर्ट करना, है ना, रिपोर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको व्हिस्टल ब्लोइंग कहते हैं, और जो रिपोर्ट करता है उसे व्हिस्टल ब्लोअर कहा जाता है। बात किया जाए व्हिस्टल ब्लोइंग की, तो व्हिस्टल ब्लोइंग दो तरीके का हो सकता है। एक इंटरनल व्हिस्टल ब्लोइंग हो सकता है, एक एक्सटर्नल व्हिस्टल ब्लोइंग हो सकता है। जो इंटरनल व्हिस्टल ब्लोइंग होता है इसमें एम्प्लॉय रिपोर्ट करता है मिसकंडक्ट विद इन देयर ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइजर्स, HR डिपार्टमेंट, है ना, ये सभी को। और एक्सटर्नल व्हिस्टल ब्लोइंग में क्या होता है कि व्हेन व्हिस्टल ब्लोअर रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग टू एक्सटर्नल एंटिटीज सच एज गवर्नमेंट एजेंसीज, रेगुलेटरी बॉडीज, लॉ इन्फोर्समेंट और मीडिया, तो वो आपका एक्सटर्नल व्हिस्टल ब्लोइंग होता है ना। इसके अलावा आपका प्रॉपर जो व्हिस्टल ब्लोअर होता है उसको लॉ से पूरा प्रोटेक्शंस मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार मिसयूज भी होता है ना, उनके साथ गलत भी होता है। व्हिस्टल ब्लोअर के साथ उनको धमकी दिया जाता है कि अगर तुम जाकर मेरी शिकायत किए तो तुम्हारे पूरा फैमिली को उड़ा देंगे, है ना। इस तरीके का आप कई फिल्मों में, रियल लाइफ में भी ये चीज़ें जो है देखने को मिलता है। तो इसलिए कई बार कुछ गलत होते हुए भी लोग उसका रिप्लाई नहीं देते हैं या उसका रिपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर किए तो कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, है ना, कहीं हम पे कोई बड़ा एक्शन ना ले लिया जाए जिसको लेकर हमें ही, मतलब हम गलत के लिए आवाज़ उठाने गए थे और हमारे साथ ही कुछ गलत ना हो जाए। तो इससे मोटिवेटेड रखने के लिए जो है हमेशा जो है उसे प्रमोट किया जाता है ना, व्हिस्टल ब्लोअर को, ताकि वो हमेशा मोटिवेटेड रहे और अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसके बारे में वो बता सके, है ना। इसके अलावा फेमस व्हिस्टल ब्लोअर केसेस, इसके अलावा कई सारे चैलेंजेस आते हैं डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने में, जिसके कारण से कई बार वो जो व्हिस्टल ब्लोअर होते हैं वो कहते हैं कि छोड़ो, रहने दो, गलत हो रहा है होने दो, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है ना, जिस दिन हमारे साथ होगा उस दिन देखा जाएगा। इस तरीके के भी कई सारे लोग होते हैं। तो व्हिस्टल ब्लोअर को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शंस भी देना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर मिसकंडक्ट को लेकर वो आवाज़ उठा रहा है तब। अब बात किया जाए अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि राइट द वेरियस स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में अगर बात किया जाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो शेयर होल्डर हो सकता है, ऑनर होता है, एम्प्लॉयज़ होता है, कस्टमर होता है, सप्लायर्स होता है, तो ये सारे जो है स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर वह पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन या कंपनी हो सकता है जो किसी कंपनी के द्वारा या तो अफेक्टेड है या किसी कंपनी को अफेक्ट करता है ना। वो पर्सन या वो कंपनी या वो ग्रुप जो किसी कंपनी के द्वारा अफेक्टेड हो या किसी कंपनी को अफेक्ट करे, तो वो जो है स्टेक होल्डर कहलाता है। अगर आप हमारे मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 पूरे मॉड्यूल्स को अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़े होंगे, है ना, प्रॉपर तरीके से आप मॉड्यूल वाइज लेक्चर्स देख लिए होंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। ओके,
गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में अगर बात किया जाए स्टेक होल्डर की, तो सिटीजन्स जो कि टैक्स पेयर होते हैं, है ना। इसके अलावा इलेक्टेड ऑफिसल्स जो इलेक्ट करके जाते हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी एजेंसीज जो कि लॉ और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं विद इन अ बिजनेस और इन अ पब्लिक स्पेस। इसके अलावा नॉन प्रॉफिट और एनजीओज भी होते हैं। उसमें अगर बात किया जाए आपका स्टेक होल्डर का, तो डोनर, बेनिफिशरीज और वॉलंटियर्स। जो बेनिफिशरीज होते हैं वे लोग जो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से अपने लिए कुछ बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा प्राप्त कर रहे हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अगर बात किया जाए तो उसमें आता है क्लाइंट या ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर, लोकल कम्युनिटीज। इन्वायरमेंट इनिशिएटिव्स में इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज, बिजनेसेस। हेल्थ केयर के केस में अगर बात किया जाए तो पेशेंट, मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर वगैरह, है ना, नर्स वगैरह हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनीज भी आपका हेल्थ केयर में स्टेक होल्डर होता है। वही अगर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर के बारे में बात किया जाए तो डेवलपर होता है, इंड यूजर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। ये सारे स्टेक होल्डर के वेरियस फॉर्म या वेरियस स्टेक होल्डर्स के बारे में मैंने आपको जो है अपडेट किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट क्या होता है? जब कोई भी एग्रीमेंट को लेकर किसी दो पार्टीज के बीच में लड़ाई हो जाए, है ना, झगड़ा हो जाए और उसमें उसका अपना अधिकार को बताए कि भाई ये हमारा है तो ये हमारा है, तो उस तरीके के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कहा जाता है। जिसमें आपका एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, जैसे घर हो गया, खेत हो गया, है ना, कोई बिजनेस को लेकर हो गया। तो ये सारे डिस्प्यूट जो है प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट के अंतर्गत आता है। क्या रीजंस होते हैं प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट होने का? तो पहला कि बाउंड्री डिस्प्यूट, है ना। अगर आप ज़मीन को लेकर अगर बात किया जाए या घर को लेकर बात किया जाए तो कई बार क्या होता है कि आप नया घर बना रहे होते हैं तो उसमें आप कहीं पे खिड़की खोल रहे हैं, है ना, तो आपका जो पड़ोसी रहेगा वो कहेगा कि नहीं इधर खिड़की नहीं खोलना है ना, यहाँ पे आपका ज़मीन नहीं है। या फिर कहेगा कि आप जो है बाउंड्री नहीं मार सकते हैं क्योंकि इधर आपका ज़मीन नहीं है, हम किससे जाएंगे, हमारे लिए रास्ता नहीं है। कई सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट होता है। इसके अलावा टाइटल डिस्प्यूट्स भी होते हैं जिसमें आप कोई प्रॉपर्टीज़ को लेकर या कोई फ्रॉड को लेकर आप जो है, जैसे आप कोई बिजनेस खोलें, है ना, बिजनेस खोले, उसमें आप और आपका कोई दोस्त था, दोनों मिलकर उस बिजनेस को खोले। बिजनेस को खोलने के बाद अब उसमें आया कि भाई किसके नाम पे बिजनेस चलाया जाए, तो उस नाम को लेकर जो है लड़ाई होने लगा कि नहीं मेरा नाम से बिजनेस चलेगा, तो नहीं मेरा नाम से बिजनेस चलेगा। इसके अलावा एजमेंट डिस्प्यूट आपका होता है। इसके अलावा आपका जो है एडवर्स पोसेसिव क्लेम्स, जोनिंग एंड लैंड यूज डिस्प्यूट, लैंडलॉर्ड टेटेंट डिस्प्यूट, इनहेरिटेंस एंड प्रोवेट डिस्प्यूट, न्यूसेंस क्लेम। तो इस तरीके के कई सारे डिस्प्यूट्स के फॉर्म्स होते हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जिसमें आपको लड़ाई जो है देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशंस था ये आपको समझ में आया हो। कल के लिए यानी अगली लेक्चर्स के लिए आपके लिए एक होमवर्क है। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे बनाकर चैट ग्रुप में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिस्कस आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है इसके बारे में आपको जो है डिस्कस करके बताना है ना, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसका मैं मार्क्स रखता हूँ आपका 7 मार्क्स का, है ना। 7 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके चैट ग्रुप में शेयर कर देते हो तब। ओके, बाकी आप हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए अच्छी बात है। बस
और भी लोगों के साथ जो है हमारे इस कोर्सेज़ के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो भी इसे देखकर अपने आप में मोटिवेटेड हों और वो भी इसे ज्वाइन कर सकें। प्रॉपर नोट्स प्रॉपर तरीके से आपको जो है दिया गया है। डेफिनेटली जितने लोग अभी तक ज्वाइन किए हैं, मैक्सिमम लोगों का फीडबैक जो है अच्छा ही रहा है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि आप लोग 7th सेमेस्टर में आ चुके हैं। ओके, थैंक यू।